अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने हैं। इससे पहले मैंने जितने भी चैप्टर्स कवर करवाए हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स पहले बोर्ड पर लिखकर मैं एक्सप्लेन किया करती थी, वो ज़रा थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब हमारे जितने भी चैप्टर्स रिमेनिंग हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स इंशाल्लाह मैं आपसे बहुत जल्द नोट्स की फॉर्म में शेयर करूँगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो हमारे पास है कि व्हाट आर द वेरियस वेज टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, कि आपके पास वो कौन से डिफरेंट तरीके होते हैं जिनके ज़रिए से आप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवा सकते हैं। सो अगर हम अपने चैप्टर नंबर 12 में देखें तो हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं। उनमें हमने ये देखा है कि अगर हमारे पास कोई परमानेंट बार मैग्नेट है तो परमानेंट मैग्नेट के अपने परमानेंट पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, और उन नॉर्थ एंड साउथ पोल की वजह से उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि सोलेनॉइड एक ऐसी वायर होती है जिसके n नंबर ऑफ़ टर्न्स होते हैं, और सोलेनॉइड भी जो है वो उसकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सेम एज अ मैग्नेट होती हैं। तो सोलेनॉइड के इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। फिर हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, और हम उसमें से करंट पास करवाते हैं तो उसके इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनना शुरू हो जाती हैं। और ये बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर चेंज हो रही हो या कंडक्टर को अगर हम मूव करवाएं किसी भी पहले से मौजूद मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो फिर उस केस में भी कंडक्टर के इर्द गिर्द जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। ये 4 तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इन विच वे मैग्नेटिक फील्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है। सो पॉइंट नंबर 1 में दोनों का प्रोड्यूस करने का तरीका लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस से या मैग्नेट के इर्द गिर्द, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस के गिर्द भी पाई जाती है। दोनों को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप्स की फॉर्म में बनती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला या गॉस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट से निकल के साउथ पोल की तरफ जाती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकल कर नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाई डज अ करंट कैरिंग कंडक्टर मे एक्सपीरियंस फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर में हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास पहले से मौजूद कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है वो हो जाएगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और अगर आप उसके अंदर एक कंडक्टर रखते हैं और उस कंडक्टर में से करंट पास करते हैं तो कंडक्टर में से करंट पास करेगा तो उसके इर्द गिर्द भी एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। जब ये दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो इनके इंटरेक्ट करने की वजह से वहाँ पर एक मैग्नेटिक फ़ोर्स प्रोड्यूस होती है। वो मैग्नेटिक फ़ोर्स जो है वो फार्मूला F = ILB sin थीटा से हम देख लेते हैं। उसका फार्मूला ये होता है, और अगर हम उसकी डायरेक्शन देखना चाहें तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से उस फोर्स की डायरेक्शन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी की स्टेटमेंट भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कैन अ चार्ज पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू सम रीजन ऑफ स्पेस इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉन ज़ीरो। कह रहे हैं कि जी एक चार्ज पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है किसी भी ऐसे रीजन में जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होती है। तो इसका आंसर है कि येस, अ चार्ज पार्टिकल कैन मूव इन अ स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड अंडर सर्टन कंडीशंस। ठीक है। और वो कंडीशंस क्या होंगी कि वो जो चार्ज पार्टिकल है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल या एंटी पैरेलल जा रहा हुआ तो फिर जो चार्ज पार्टिकल है वो अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा। अनडिफ्लेक्टेड क्यों मूव करेगा? बिकॉज उस पर लगने वाली फोर्स ज़ीरो होगी। जब किसी भी डायरेक्शन में उस पर फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो फिर चार्ज पार्टिकल अपने स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा। ठीक है। उसी बात को मैंने लिखा हुआ है कि जो किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स है वो हम लॉरेंट्ज़ फोर्स से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फार्मूला F = QVB होता है। और मैंने अभी बताया कि मैग्नेटिक फील्ड तो नॉन ज़ीरो है ना, मतलब कोई भी उसकी वैल्यू है या तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी या आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होगी। उसमें जो चार्ज पार्टिकल है अगर वो पैरेलल होगा यानी कि V और B के दरमियान में एंगल 0 डिग्री बनेगा। अगर दोनों आपस में पैरेलल हैं तो एंगल 0 डिग्री बनेगा, और अगर दोनों एंटी पैरेलल हैं V और B तो एंगल 180 डिग्री बनेगा। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल की कंडीशन को F = QVB sin 0 या sin 180 आप देखें तो वो होता ही ज़ीरो है। इसका मतलब है फोर्स ज़ीरो है। तो अगर चार्ज पार्टिकल पहले स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, आपने उस पर किसी किस्म की फोर्स अप्लाई नहीं की, तो वो उस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्ट्रेट लाइन पाथ को ही फॉलो करेगा, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट नहीं होगा। डिफ्लेक्शन तब भी प्रोड्यूस होती है जब उस पर फोर्स अप्लाई की जाए। फोर्स नहीं अप्लाई हो रही, इसका मतलब है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड नहीं हो रही होगी।
क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैक्सिमम कब होती है, मिनिमम कब होती है। तो हमने पिछले ही क्वेश्चन में इसका आंसर पढ़ा है कि जो फोर्स है वो F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा से हम देखते होते हैं। मैक्सिमम फोर्स तब होती है जब V और B आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हैं तो फिर इनके दरमियान में एंगल 90 डिग्री का होगा, साइन 91 होता है, तो फोर्स मैक्सिमम क्यू वी बी आपको मिलेगी। और अगर ये पैरेलल और एंटी पैरेलल होते हैं तो फिर इनके दरमियान में एंगल 0 या 180 डिग्री होगा, और फिर F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 180 या साइन 0 जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो हमें फोर्स मिनिमम मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है कि इन अ रीजन विद होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेन इनटू द पेपर एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन आर ट्रैवलिंग इन इट्स प्लेन। कह रहा है कि जी एक होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन ट्रैवल कर रहे हैं। और क्वेश्चन के अगले पार्ट में लिखा हुआ है कि आपने उन दोनों के रेडियाई की रेशियो कैलकुलेट करनी है इफ़ दे बोथ हैव सेम लीनियर मोमेंटम, उनका जो मोमेंटम है वो सेम है। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिराइव यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला है R इज इक्वल्स टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। हमें पता है कि मोमेंटम P इज इक्वल्स टू एम वी होता है, यहाँ से आप V की वैल्यू लें तो वो P बाय M हो जाएगी। इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो R इज इक्वल्स टू M एज इट इज़, V की जगह पे आ जाएगा P बाय M, डिवाइड वाला क्यू बी एज इट इज़ है। अब यहाँ पर जो रेडियस बिकम्स वाली इक्वेशन में जो पहली टर्म है उसमें M न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस की इक्वेशन बनेगी R इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय क्यू बी। ठीक है, अगली बात को आपने गौर से देखना है कि प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इक्वल होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन के, और जो अल्फा पार्टिकल है उसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब है इसका जो चार्ज है वो 2 टाइम्स ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। और जो नेक्स्ट बात मैथ्स की लिखी हुई है, मैथ्स तो हमने यहाँ पर इक्वेशन में से एलिमिनेट कर दिया ना, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि जो मैथ्स है वो 4 टाइम्स ऑफ मैथ्स ऑफ प्रोटॉन हो जाता है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन के लिए P यानी कि मोमेंटम है दोनों का सेम है तो P रहेगा, Q यानी कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन के सिर्फ पॉजिटिव साइन आता है, और B मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सेम है। ठीक है, और रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल में P मोमेंटम दोनों का सेम है, B दोनों के केस में सेम है, लेकिन अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो 2 टाइम्स ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को आप आपस में डिवाइड करेंगे तो आपको रेशो मिल जाएगी 1/2। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसकी डेरिवेशन को देख लीजिएगा और से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज, व्हाई, एक्सप्लेन। सो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, तो वो लिख रहा है कि जी काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, कि चार्ज पार्टिकल की जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के। परपेंडिकुलर है इसका मतलब इन दोनों के दरमियान में एंगल 90 डिग्री का होगा। वर्क का फार्मूला होता है एफ डी कॉज 90, क्योंकि बेसिक फार्मूला तो एफ डॉट डी होता है ना, जब हम इसको ओपन करते हैं तो एफ डी कॉस थीटा बनता है। इसका मतलब है जब हम कॉस 90 पुट करेंगे तो वर्क 0 है, यानी कि कांस्टेंट है। जब वर्क कांस्टेंट है इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट मिलेगी, चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैरिंग कांस्टेंट करंट अंडर द कंडीशन ऑफ, 2 कंडीशंस हैं, नंबर 1 में डबलिंग द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड और नंबर 2 में डबलिंग द नंबर ऑफ टर्न। आंसर में लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनॉइड की वो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय L फार्मूला होता है। ए पार्ट में लेंथ को डबल करना है तो पहले वाली लेंथ की जगह पे 2 टाइम्स ऑफ L आ जाएगा, यानी कि इनिशियल लेंथ। इसमें से म्यू नॉट एन आई L इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल है, डिवाइड वाला 2 एज इट इज़, इसका मतलब है जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड के हाफ हो जाएगी। और बी पार्ट के लिए नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना है तो म्यू नॉट एन की जगह पे आ जाएगा 2n आई डिवाइडेड बाय L। अब यहाँ पे भी देखें तो म्यू नॉट एन आई L इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा, और न्यूमिनेटर वाला 2 एज इट इज़ आएगा, तो जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड बनी है वो पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड से डबल हो जाएगी। यहाँ पर मेरे से बाय मिस्टेक मैग्नेटिक फील्ड बिकम हाफ लिखा हुआ है, इसको आप मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स डबल लिखेंगे, लास्ट बिल्कुल जो लाइन है वहाँ पर।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में है कि एक्सप्लेन हाउ 1 एम्पेयर इज डिफाइंड यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर। तो आपसे कह रहे हैं कि दो करंट कैरिंग वायर के दरमियान में 1 एम्पेयर को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो लिखा हुआ है 1 एम्पेयर इज डिफाइंड एज करंट when flowing through two parallel wires 1 meter apart in a vacuum produced a force of 2 × 10⁻⁷ Newton per meter cube per meter of length between the wire। ये आपका वही टॉपिक है कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर वाला, ठीक है। उसमें अगर आपने फोर्स का फार्मूला देखा हो तो हमारे पास था F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइड बाई 2πr। तो उसी फार्मूले में से अगर आपने करंट, एम्पेयर जो है वो करंट का यूनिट होता है ना, करंट को एक साइड पे कर लें तो हमारे पास जो 1 एम्पेयर को डिफाइन करने के लिए बनती है इक्वेशन वो यही बनती है कि अगर दो वायर्स हैं और वो 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट हैं और उन पर लगने वाली फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर के इक्वल है तो फिर जो करंट होगा वो 1 एम्पेयर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई लाइज इन XY प्लेन विद सेंटर एट द ओरिजिन व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द प्लेन। तो हमें पता है कि जी जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट पास करता है, जब भी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो हमारे आंसर में लिखा हुआ है कि ये जो सर्कुलर लूप है ये बिहेव करेगा मैग्नेटिक डायपोल की तरह। डायपोल है, इसका मतलब इसका एक पोल नॉर्थ बन जाएगा, दूसरा पोल साउथ बन जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ वाली भी और साउथ वाली भी आपस में इक्वल होंगी। इसका मतलब है जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोइंग आउट ये आपस में इक्वल हो जाएंगी तो फिर हमें नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ज़ीरो मिल जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी मैंने बताया कि जब वो जो लूप है वो एज अ मैग्नेटिक डायपोल बिहेव करेगा। एक पोल नॉर्थ है, एक पोल साउथ है, साउथ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होंगी, नॉर्थ पोल की तरफ जा रही होंगी। जितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी उतनी मैग्नेटिक फील्ड जा रही हैं। इसका मतलब है लूप के अंदर से नेट मैग्नेटिक लाइन कोई भी पास नहीं कर रही हैं। और फ्लक्स यही होता है ना, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी मटेरियल। तो जब उसमें से कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अ सस्पेंडेड मैग्नेट इज़ वाइब्रेटिंग फ्रीली, कि एक प्लेन में मैग्नेट जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। व्हेन अ मेटल प्लेट इज़ पोजीशन बीनीथ द मैग्नेट, कि एक मेटल प्लेट को मैग्नेट के नीचे रखेंगे। द ऑसिलेशंस आर डैम्प्ड। ऑसिलेशंस आर डैम्प्ड का मतलब क्या होता है? डैम्प्ड ऑसिलेशन वो होती हैं कि जिनका एम्पलीट्यूड पॉइंट टू पॉइंट डिक्रीज़ हो रहा होता है, यानी कि पहले ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है और टाइम गुजरने के साथ साथ एम्पलीट्यूड कम हो जाए, उन्हें हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। कह रहे हैं एक्सप्लेन द कॉज ऑफ दिस यूजिंग लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ को यूज़ करके हमने इसका कॉज एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि व्हेन अ मैग्नेट इज ऑसिलेटिंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इट इज़ मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि एज इट मूव द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट चेंजेस। जाहिर बात है जब मैग्नेट मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट इन द नियर बाय कंडक्टर। और ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये कंडक्टर में करंट इंड्यूस करेगी बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने ये सीखा था ना कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो तो साथ में पड़े हुए कंडक्टर में करंट इंड्यूस हो जाता है। और साथ में पड़ा हुआ कंडक्टर यहाँ पर क्या है कि बार मैग्नेट के नीचे जो आपने एक मेटल प्लेट रखी है वो पास में पड़ी हुई कंडक्टर है। फिर आप देखें तो कह रहा है कि इन दिस केस where the metal plate is placed beneath the magnet, the magnet's motion through the space induce eddy current, कि उस मैग्नेट के मूव करने की वजह से ना जो मेटालिक प्लेट है उसके अंदर एडी करंट्स बन जाएंगे। एडी करंट्स क्या होते हैं? सर्कुलर करंट्स होते हैं जो कि मेटल प्लेट में बनेंगे, उनको हम एडी करंट का नाम दे रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि जी द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम एडी करंट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द मैग्नेट। ये जो एडी करंट की वजह से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेट पर फोर्स लगाएगी दैट अपोजेज इट्स मोशन, जो कि मैग्नेट की मोशन को अपोज करेगा। दिस अपोजिंग फोर्स इज़ अ रेजिस्टिव फोर्स। ये जो अपोजिंग फोर्स है ये एक रेजिस्टिव या रिटार्डेशन फोर्स के तौर पर एक्ट करेगी। और जब ये रेजिस्टिव या रिटार्डेशन फोर्स के तौर पर एक्ट कर रही है इसका मतलब है यहाँ पर एनर्जी लॉस हो रही है ना। जब भी कोई रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रही होती है कहीं पर भी तो वो एनर्जी को लॉस करती है, यानी कि वो लॉस इन एनर्जी का सबब बनती है। तो फिर लिखा हुआ है कि 10 मैग्नेट मोशन इज़ डैम्प्ड ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम द इंड्यूस्ड करंट। इसकी वजह से जो मैग्नेट की ऑसिलेशंस हैं वो डैम्प्ड हो जाएंगी, यानी कि उनकी जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाएगा। और कम करने में किस चीज़ ने हेल्प की? रेजिस्टिव फोर्स ने। और कौन सी रेजिस्टिव फोर्स? जो कि मैग्नेट जो कि नीचे रखी हुई मेटल प्लेट की वजह से बनी थी, उस फोर्स ने एज अ रेजिस्टिव फोर्स एक्ट किया और ऑसिलेशंस को डैम्प कर दिया।
लास्ट है, अ थिन मेटालिक रिंग इज ड्रॉप्ड इनटू अ वर्टिकल बार मैग्नेट। पिछले क्वेश्चन की तरह का क्वेश्चन है, डज करंट इन द रिंग फ्लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज व्हेन सीन अबव। तो वो कह रहा है कि जी पहले तो जनरली वो फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंस लॉ को एक्सप्लेन किया हुआ लिखा हुआ है, व्हेन अ थिन मेटालिक रिंग इज ड्रॉप्ड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट द करंट इंड्यूस्ड इन द रिंग विल डिपेंड अपॉन द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रिंग। करंट कितना इंड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने पर डिपेंड करता है। लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एन EMF इज इंड्यूस्ड इन द रिंग ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से वहाँ पर एक EMF इंड्यूस हो जाएगी एज द रिंग मूव थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जैसे जैसे रिंग मूव करेगी मैग्नेटिक फील्ड में तो फ्लक्स चेंज होगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय लेंज़ेस लॉ विच स्टेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल अपोज द चेंज इन फ्लक्स। और लेंज़ेस लॉ में यही कहते हैं करंट की डायरेक्शन हमेशा चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर रही होती है। अब अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हवाले से देखें तो लिखा हुआ है कि इफ़ द रिंग इज़ मूव टूवर्ड द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट देन द फ्लक्स इंक्रीजेज। अगर रिंग जो है वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ मूव कर रही है तो फिर फ्लक्स इंक्रीज करेगा। टू अपोज द फ्लक्स द इंड्यूस करंट इन द रिंग विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड दैट अपोजेज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट। फ्लक्स को अपोज करने के लिए रिंग जो है वो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी कि रिंग की मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करें। और अगर इसी चीज़ को आप ऊपर से देखेंगे यानी कि नॉर्थ पोल अप साइड पर आ जाएगा तो हमें जो करंट की डायरेक्शन है वो काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मिलेगी। ये बात बिल्कुल वही है जैसे हमने लेंज़ेस लॉ में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि सोलेनॉइड का कौन सा पोल नॉर्थ बनता है कौन सा पोल साउथ बनता है, वहाँ पर हमने राइट हैंड रूल लगाया था। अगर वही आप यहाँ पर अप्लाई करें तो आपको करंट की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि शो दैट EMF एंड डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी हैव सेम यूनिट्स। तो EMF जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होती है, वर्क का यूनिट होता है जाउल, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, जाउल पर कूलम को हम 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक है। डेल्टा फाई फ्लक्स है, फ्लक्स का यूनिट है वेबर, टाइम सेकेंड में होता है। 1 वेबर जो है वो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के इक्वल होता है। तो देखें न्यूटन मीटर न्यूमिनेटर में लिखा है और एम्पेयर हमने डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट लाइन पे जो स्टेप है उसमें देखें तो एम्पेयर जो है वो कूलम सेकंड के इक्वल होता है, तो एम्पेयर की जगह पे कूलम सेकंड लिखा। तो ये पहले वाला सेकंड जो कि टाइम का यूनिट था और अभी जो हमने एम्पेयर को ओपन करके सेकंड लिखा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, न्यूटन मीटर पर कूलम हमें मिल जाएगा। न्यूटन मीटर जो है वो जाउल के इक्वल होता है और कूलम एज इट इज़, तो ये भी जाउल पर कूलम या वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में देखने से हमें ये पता चलता है कि इन दोनों के EMF के और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का सेम यूनिट है। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट क्वेश्चन एंड अप हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रीवियस जितने भी हमारे चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं उनको नोट्स की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।